प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम शॉर्ट में पीएम लिखेंगे, ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही कॉमन है और दोनों में स्ट्रक्चरली सिमिलर भी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अर्लियर स्टडी में, पहले के दिनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी ह्यूमन आरबीसी की मदद से की गई थी। ओके, ये और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का में कंपोजिशन की यदि बात की तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, क्या वो लिपिड की होती है, क्या वो प्रोटीन की होती है, ऐसा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड भी होती है, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी होता है। स्टीरोल भी होता है। नाउ लिपिड और प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कम होते हैं और ये इनका काम है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। कोलेस्ट्रॉल का काम है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। ओके, नाउ अब ह्यूमन आरबीसी की बात की जाए तो इसमें था 52% प्रोटीन एंड रिमेन जो था 52% प्रोटीन था और 40% लिपिड्स थे। ओके, नाउ अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है। ओके, दोनों इस प्रकार से दोनों साइड से लिपिड से कवर्ड है। ओके, इस प्रकार से कवर्ड है जिसमें लिपिड बाइलेयर में पोलर हेड वो आउटसाइड है, यानी कि वो सेलुलर फ्लूइड की तरफ है, सेलुलर फ्लूइड, और यहाँ से सेलुलर फ्लूइड और यहाँ से कहाँ पर होगा वो आउटसाइड वर्ल्ड में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में। ओके, इस साइड से एक्सटर्नल वर्ल्ड और इस साइड से वो सेलुलर फ्लूइड। ओके, और नॉन पोलर टेल वो है अनएक्सपोज्ड, वो किसी भी एनवायरनमेंट से एक्सपोज नहीं है। ओके, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अब बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर जो है वो क्वाजी फ्लूइड नेचर है। इसमें प्रोटीन जो है वो फ्लो कर सकता है, प्रोटीन कैन फ्लो, इसमें प्रोटीन फ्लो कर सकता है। ओके, अब प्रोटीन भी दो प्रकार के हैं। एक प्रकार का प्रोटीन है पेरिफेरल प्रोटीन, जिसमें हमें देखने को मिलता है जो क्या होता है सरफेस पर होता है। पेरिफेरल प्रोटीन के एग्जांपल्स यदि बात की जाए तो वो होंगे एंटीजन, एंटीबॉडीज़ नहीं, एंटीजेंस आएंगे पेरिफेरल प्रोटीन में। ओके, और दूसरा है इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन की यदि बात की जाए तो वो एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन में पूरी तरह से वो फंस चुका है। इंटीग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन में पूरी तरह से फंस चुका है। ओके, पेरिफेरल प्रोटीन जो सरफेस पे होता है उसमें आता है एंटीजेंस, और इंटीग्रल प्रोटीन जो कि पूरा का पूरा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हो। ओके, इसका एग्जांपल है सोडियम और पोटेशियम पम्प। ओके, जो इंटीग्रल प्रोटीन का काम है सब्सटेंस को सेल्स के अंदर बाहर मूवमेंट करना। ओके, ट्रांसपोर्ट करता है सोल्यूट्स को इन एंड आउट ऑफ सेल, जबकि पेरिफेरल प्रोटीन्स का काम है वो एंटीजन लाइक प्रॉपर्टीज शो करना जिससे वो एंटीबॉडी को बाइंड कर सके। ओके, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो सोल्यूट का ट्रांसपोर्ट है वो देखते हैं अब। पैसिव ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पैसिवली मूव करते हैं
along concentration gradient. वाटर भी ऑस्मोसिस से मूव करता है। ऑस्मोसिस भी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग होता है। ओके, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन होता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी यूज़ होता है और सोडियम पोटेशियम पंप यूज़ होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ओके, ऐसे 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं। ओके, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हो चुकी है, अब हम आगे बढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी अब हम करने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ते हैं। क्योंकि हम सेल ऑर्गेनेल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं। इसका मतलब सभी ऑर्गेनेल्स में मेम्ब्रेन है इसका। तो हम लोगों ने क्या किया है कि जिन ऑर्गेनेल्स के फंक्शन को रिलेटेड है उनको एक साथ कर लिया है ताकि हम अच्छे से उन्हें पढ़ पाए। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आएगा GERLV सिस्टम, जिसमें गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल्स हैं। इन सभी के फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इन्हें हम लोग साथ में पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ओके, प्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे मैं शॉर्ट में ER कहूँगा। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली सेल में मौजूद एक ट्यूबुल्स का एक नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल्स है ये। बस नेटवर्क ऑफ ट्यूबुल्स है, नेटवर्क को ही हम लोग कहते हैं रेटिकुलम। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ट्यूबुल्स का नेटवर्क है और ट्यूबुल नेटवर्क को ही हम लोग कहते हैं रेटिकुलम। ओके, नाउ इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये सेल के साथ न्यूक्लियस के साथ कंटिन्यूस होता है। मतलब न्यूक्लियस से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही जुड़ा हुआ होता है और काफ़ी एक्सटेंसिव है, सेल में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ होता है। ओके, ना इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 प्रकार है। एक RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है और ये राइबोसोम्स जो है प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करते हैं। बिकॉज देखो, हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर DNA है। DNA क्या ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर हो जाता है और उसके बाद वो mRNA बन के बाहर आता है। तो वो mRNA का ट्रांसलेशन कौन करेगा? राइबोसोम करेगा और ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेगी। तो वो पास ही में लोकेटेड होता है थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ऐसे सेल जिनमें ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होता है, ज़्यादा होता है. सेल्स इन विच मोर प्रोटीन सिंथेसिस हैज़ मोर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, ऐसे सेल जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा हो उनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ज़्यादा होता है. अब दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये लिपिड सिंथेसिस करने का काम करता है. तो स्टीरॉयड हार्मोन भी कैसे होते हैं, लिपिड लाइक होते हैं, तो वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही सिंथेसाइज होंगे. और स्टीरॉयड हार्मोन कहाँ पर रिलीज होते हैं, एनिमल्स के अंदर. ओके, तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देन आगे आएगा गोल्जी. आप इन फंक्शंस को कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मटेरियल को प्रिपेयर करता है और मटेरियल को पैक करने के लिए जो मटेरियल चाहिए उन्हें बनाए. मटेरियल कौन से हो गए, मेन मटेरियल हो गए प्रोटीन्स, जिन्हें हमें सेल के अंदर या सेल के बाहर छोड़ना है. अब सेल के बाहर छोड़ना है तो उन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस कराना होगा. तो प्रोटीन तो भाई हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है, पर मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, हाइड्रोफोबिक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, हाइड्रोफोबिक है ओवरऑल. ओके, ओवरऑल तो हाइड्रोफोबिक है. तो गोल्जी जो है वो उस प्रोटीन को लिपिड लाइक मेम्ब्रेन में बंद करता है. और लिपिड भी हाइड्रोफोबिक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हाइड्रोफोबिक. तो वो मटेरियल जो है सेल के बाहर जा सकता है बाय क्रॉसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो गोल्जी एपरेटस वो सब्सटेंस बनाने का काम करता है. ओके, गोल्जी एपरेटस, इसे गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम गोल्जी पड़ा था. ओके, ये नेटवर्क जो है इसमें गोल्गी में सिस एंड ट्रांस फेज होता है. सिस फेज फॉर्मिंग फेज है और ट्रांस फेज मैच्योरिंग फेज है. और दोनों ही डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट. देखिए, सिस फेज वो फेज है, ये वो फेज है जहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मटेरियल्स गोल्जी में एंटर कर दे ताकि वो पैक हो सके. यहाँ से मटेरियल एंटर होते हैं. और मैच्योरिंग फेज से मटेरियल्स जो है आउटसाइड मूव होते हैं, मूव टू एरिया, उस एरिया पे मूव करते हैं वेयर दे आर वांट, जहाँ पे उनकी ज़रूरत है उस एरिया में मैच्योरिंग फेज से मटेरियल मूव करते हैं. फिर गोल्जी एपरेटस जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनने की एक इम्पोर्टेंट साइट है. गोल्जी एपरेटस में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है. ओके, फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं लाइसोसोम्स. देखिए, ये बस एक इसे आप लोग ऐसा समझे कि ये एक बलून है फिल्ड विथ एंजाइम. ये क्या है, एक बलून है जो एंजाइम से फिल्ड है. तो लाइसोसोम्स में क्या है कि वहाँ उसके अंदर कई सारे एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है. ऑलमोस्ट ऑल, सभी, लगभग सभी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, मतलब सभी डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोसोम के पास होता है. ओके, सभी हाइड्रोलाइटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोसोम के पास होता है. ये गोल्जी एपरेटस से पैक्ड हुआ मटेरियल है.
पैक्ड आउट ऑफ गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस से पैक्ड आउट ऑफ बाहर निकला हुआ ये मटेरियल है। और इस लाइसोसोम की यदि बात की जाए तो इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं, सेल भी कहते हैं। इसके एंजाइम जो है वो एसिडिक पीएच पर एक्टिव रहते हैं, इसके एंजाइम एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं। इसके एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, सभी को बहुत सारे चीज़ों को डाइजेस्ट करने की क्षमता रखते हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है वैक्यूल। देखो, वैक्यूल भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसे गार्बेज बैग भी कहते हैं बिकॉज इसके अंदर अनवांटेड सब्सटेंस स्टोर होते हैं। इसमें वैक्यूल्स में क्या होता है, वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। सैप होता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। साथ ही साथ वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल में ऑफकोर्स सिंगल लेयर ही होती है, टोनोप्लास्ट कहते हैं। प्लांट में वैक्यूल 90% तक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है बहुत बार। और ये वैक्यूल जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस का। वैक्यूल की मेम्ब्रेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगी। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेंगी तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें सोडियम पोटेशियम पंप क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसका मतलब इस मेम्ब्रेन में क्या होगा, इस मेम्ब्रेन में इंटीग्रल प्रोटीन ज़्यादा होंगे। ओके, ठीक है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन यूजुअली हायर होता है। नाउ अब वैक्यूल्स की यदि बात की जाए अमीबा में होता है फूड वैक्यूल। ये वैक्यूल क्या होता है, एक्सक्रीशन कराता है और ऑस्मोरिनाइलेशन करता है। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरिलेशन करता है। और साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनिज्म में अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में फूड वैक्यूल होता है। ये जैसे यूजुअली प्रोटिस्ट में मिलेंगे, लाइक यूग्लिना, डाइनोफ्लैजिलेट्स, लाइम मोल्ड्स, इनमें फूड वैक्यूल उनमें मिलेगा। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अपने को अमीबा में मिलेगा जो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरिलेशन करता है। और प्रोटिस्ट में अपने को मिलेगा फूड वैक्यूल जो करेगा फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करने का काम। एनगल्फ करना यानी सराउंडिंग में फूड पार्टिकल तैर रहा है उसे जाके अपने अंदर खींच लेना और उसको अपने अंदर स्टोर कर लेना, और जब ज़रूरत हुई उस फूड पार्टिकल को माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेज के एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू।